नमस्कार दोस्तों। डिस्कशन कर रहे हैं हम नेक्स्ट आईएएस का जो मंथली मैगजीन है द क्रक्स। अप्रैल इशू है, इसके अंतर्गत जो है करंट अफेयर जो है कवर किया गया है 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2026 का। अभी हम डिस्कशन करेंगे इसके बीच में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा GLP-1 थेरेपी के बारे में। कंटेस्ट क्या है कि मल्टी वेरिएंट्स ऑफ GLP-1, मतलब GLP-1 एक मेडिसिन है, ड्रग है, उसका मल्टीपल वेरिएंट्स जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। इंडिया के ड्रग मार्केट में, मेडिसिन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके चलते जो है ये कंसर्न जो है इमर्ज हो रहा है कि इसका जो ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और एथिकल प्रैक्टिस जो है मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन में, अवेलेबिलिटी में वो फॉलोअप हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। GLP-1 थेरेपी को अगर देखा जाए, ये जो मेडिसिन है, ये इस मेडिसिन को अप्रूव किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 2005 में। अब इसका जब मतलब जो है एक पेटेंट का पीरियड होता है जो 20 साल, उसके बाद जो है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। GLP-1 ड्रग जो है वो एक तरीके का ग्लूकोगेन लाइक पेप्टिडाइड्स 1 रिसेप्टर एग्नोस्टिक है, जिसका यूज जो है एक्चुअल में टाइप 2 डायबिटीज़ और साथ साथ जो है ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, जो हार्मोन इम्बेलेंस होते हैं उसको जो है उसको ये टारगेट करने वाला जो है मेडिसिन है। ये करता क्या है कि जो गैस्ट्रिक इम्पटीनेस जाता है, जिसके चलते जो है व्यक्ति जो है मतलब ज़्यादा खाना जो है डिमांड करता है, उस चीज़ को ख़त्म करके जो है हमेशा जो है आपका मतलब जो स्टमक है वो फुलनेस का जो है इंडिकेटर करेगा, जिससे कि आप जो है नॉर्मल डाइट जो है वो आपका धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, एपेटाइट जो है, भूख जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसके चलते आपका वेट लॉस होगा। तो GLP-1 जो है वो एक तरीके से टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको जो कि हार्मोनल इम्बेलेंस के लिए भी होता है और ओबेसिटी से भी फाइट करने के लिए जो है यूज़ किया जाएगा। लेकिन इसका कुछ ना कुछ जो है मतलब अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो उसके लिए भी जो है इसमें अलर्ट जारी किया गया है, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन वगैरह होता है अगर ये यूज करते हैं, जिसमें कि शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, मतलब सांस का थोड़ा सा छोटा हो जाना, धीमा हो जाना, फिर रेड रेसेस, हाइप्स, एबनॉर्मल पेन, फिर जो है डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, चेस्ट का टाइटनेस होना, शॉर्टनेस ऑफ मतलब जो है प्रोटीन जो होता है, चाहे फीलिंग ऑफ डूम, मतलब थकावट हमेशा जो है, इस टाइप का जो है लेजीनेस जो है इस टाइप का अगर आता है तो इसको साइड इफेक्ट भी बोला जाएगा। फिर जो है इसके चलते जो है ब्लड शुगर लेवल भी लो हो सकता है, जिसको जो हम बोलते हैं हाइपोग्लिसीमिया बोलते हैं। जैसे एक तो हाई ब्लड शुगर हो जाता है तो हम डायबिटीज़ का जो है कंडीशन क्रिएट करते हैं, उससे ज़्यादा खतरनाक जो है लो ब्लड शुगर हो जाता है, जिसके चलते जो है शेकिंग और ट्रेमलिंग, स्वेटनिंग, चिलिंग, डिजीनेस, वीकनेस, और जो हार्ट रेट जो है वही फास्ट हो जाता है, इंटेंस हंगर, फिर सोचने समझने की क्षमता भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है, और नौसिया वगैरह भी हो सकते हैं। वुमेन वगैरह में अगर इसको दिया जाए तो उसके अंतर्गत जो है प्रेगनेंसी के अंतर्गत जो फेटस जो होता है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ भी क्रिएट किया जा सकता है। कंसर्न ये जारी किया गया है कि एथिकल फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके सप्लाई चेन से संबंधित। इसलिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये किसके अंतर्गत आता है, ये इंस्टीट्यूशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता है। क्योंकि जैसे मतलब हमारा जो है फार्मेसी वगैरह जो है वो केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता है। इसने जो है इंटेंसीफाई किया है कि रेगुलेटरी सर्विलेंस होना चाहिए कि जो है ड्रग्स जो है वो अनऑथराइज सेल और प्रमोशन इसका ना हो पाए। एक्चुअल में क्या है कि जैसे वेट लॉस के लिए लोग मतलब इतना प्रैक्टिस, मतलब इतना कोशिश करते हैं, तो इस ड्रग का मिसयूज ना हो, जिसके चलते जो है जो एथिकल प्रैक्टिसेस वगैरह है, एथिकल सप्लाई वगैरह जो है, ग्लोबल सप्लाई चेन वो जो है डिसरप्ट ना हो जाए। तो इंडिया में इसके लिए जो है ड्रग को कौन प्रिस्क्राइब कर सकता है, तो इसको जो है केवल इंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो, साथ साथ जो इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट जो है उनके द्वारा ही जो है इसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड। ये आदित्य L1 क्या है, ये लैंग्वेज पॉइंट होता है सन और अर्थ के बीच में, और इंडिया का ये जो है फर्स्ट सोलर मिशन था। कंटेस्ट क्या है कि इसरो के साइंटिस्ट ने इनवाइट किया है, इसके द्वारा जो इमेजेस वगैरह लिए गए हैं तो उसको स्टडी के लिए इंडियन सोलर फिजिक्स की जो कम्युनिटी होती है, मतलब वो आदित्य L1 के जो है डाटा को एनालिसिस करेंगे। देखा जाए अगर तो आदित्य L1 मिशन जो है 2023 में लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 मिशन जो है इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस बेस्ड जो है सोलर मिशन है, जो कि सन के जो है कोरोना है और उसका अदर जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करने के लिए इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका लाइफ स्पान जो है 5 साल के लिए है। अब ये L1 क्या है, जैसे होता क्या है कि जैसे ये अर्थ है और ये सन है, तो ये दोनों के बीच में जो है ग्रेविटेशनल पुल है, ये इसका ग्रेविटेशनल है और इसका ग्रेविटेशनल है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, तो उसी को हम बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। तो ये वाला जो है देखिए यहाँ पर जो है टोटल 5 जो है लैग्रेंज पॉइंट है, L1,
L2, L3, L4, L5। इस इमेज में देखिए तो L5 और मतलब इस टोटल जो है 5 जो है लैग्रेंज पॉइंट है जहाँ पर जो है अर्थ और सन का जो है ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है। तो वैसी जगह पर L1 पे जो है आदित्य L1 मिशन जो है इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया के इसरो के द्वारा। और इसको हमारा एक्चुअल पर्पज़ यहाँ पर जो है ये जो सन है, सन का जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है कोरोना जिसको बोलते हैं, उसको स्टडी करना। तो ये जो है विच अलाउ कंटिन्यूसली ऑब्जर्व द सन विदाउट फ्रिक्वेंट इंटरप्शन सच एज एक्लिप्स और ऑक्यूलेशन। तो यहाँ पर जो है जो फ्रिक्वेंटली जो एक्लिप्स वगैरह आते हैं, ऑक्यूलेशन वगैरह आते हैं, उससे डिस्टर्बेंस ना होकर के जो है कंटिन्यूसली सन को ये ऑब्जर्व करता है। तो ये इसलिए जो है L1 पॉइंट का जो है इंपॉर्टेंस हो जाता है। और ये जो है ये मतलब कंटिन्यूसली सोलर को ऑब्जर्व करेगा, एक आइडियल लोकेशन हो जाता है। तो ये लोकेशन को वॉच करने के लिए, सन का जो एक्टिविटी वगैरह को वॉच करने के लिए जो है इसके लिए की इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं इस सोलर मिशन में, जिसको बोलते हैं पहला जो है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी, VELC। ये क्या हेल्प करेगा, ये एक तरीके से सोलर जो कोरोना है, जो जैसे ये सोलर है, ये सूर्य है, सूर्य का सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम कोरोना बोलते हैं। 3 बेसिक लेयर इसमें होते हैं, एक फोटोस्फीयर होता है, दूसरा क्रोमोस्फीयर होता है और तीसरा जो है कोरोना होता है। विडंबना ये है कि जैसे हम सन जो है सबसे हीट बॉडी है, लेकिन जो सबसे जो कोर वाला एरिया जो है फोटोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं, उससे ज़्यादा जो है हीट क्रोमोस्फीयर में होता है और उससे भी ज़्यादा हीट जो है कोरोना में होता है। तो इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो VLCC जो है वो सोलर के कोरोना को जो है जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको स्टडी करेगा, जिसके अंतर्गत जो है कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन और अदर जो डायनेमिक एक्टिविटीज़ जो है सोलर हीटिंग के दौरान होता है, सोलर इवेंट्स के दौरान होता है, उसको ये स्टडी करेगा। फिर जो है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जिसको स्वीट बोलते हैं, इसका यूज किया जाएगा, जो सन का जो अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ है उसको स्टडी करेगा, ऑब्जर्व करेगा, जिसके चलते हमको जो है सोलर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर जो कोरोना के अंदर के जो लेयर हैं सोलर के, उसको स्टडी करेगा, जिससे जो है हमको सोलर रेडिएशन और वेरिएबिलिटी को जो है समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट है हमारा मिशन मित्र से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है इस मिशन का कि इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है उसका और कोलेबोरेशन हुआ है इंडियन एयरफोर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ एयरफोर्स मेडिसिन, इनके द्वारा जो है मिशन मित्रा जो है वो लॉन्च किया गया है लेह लद्दाख में। इसका काम क्या है, जैसे कि हमारा एक मिशन चलने वाला है गगनयान। गगनयान जो है जो हम मतलब कोई व्यक्ति के द्वारा जो है कोई व्यक्ति जो है हमारा स्पेस मिशन में जाकर के इन्वॉल्व होगा, मतलब ह्यूमन बेस्ड जो है मिशन है। तो ह्यूमन बेस्ड मिशन है तो कोई ह्यूमन जो है इंडिया का अगर स्पेस में जाता है तो स्पेस का जो इन्वायरमेंट होता है उसका रेजिलियंस, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ये सब चीज़ों को जो है चेक करने के लिए मिशन मित्रा जो है लॉन्च किया गया है। और कहाँ पर, लेह लद्दाख एरिया में। मित्रा जो है स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म है मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। ये एक तरीके का साइंटिफिक स्टडी है जिसको जो है इवोल्यूट किया जाएगा, साइमुलेशन एवोल्यूशन होगा ह्यूमन डायमेंशन ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट मिशन। मतलब अगर स्पेस में हम किसी मिशन को अगर लॉन्च करते हैं वो भी ह्यूमन बेस्ड होगा, तो जो व्यक्ति जो है वहाँ पर स्पेस में लंबे समय तक रुकेगा तो उसका जो इम्पेक्ट होगा उसके बॉडी पे, उस चीज़ को हम जो है स्टडी करेंगे थ्रू द मिशन मित्रा। ये जो है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जो है इसको स्टडी किया जाएगा, जो कि एक्सट्रीम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट होगा, कहाँ पे, लेह और लद्दाख में। ये जो है अगर नेचर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो है ये कि टीम बिहेवियरल जो है और फिजियोलॉजिकल स्टडी जो है इंडिया के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम से संबंधित है। ह्यूमन बेस्ड स्पेस फ्लाइट जो होगा उसका एक्चुअल में जो है ह्यूमन पे होने वाले इम्पैक्ट को जो है पहले से जो है यहाँ पर एक तरीके से स्टडी के रूप में जो है ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। की फीचर क्या है, एक तो मेथोडोलॉजी इसकी देखा जाए तो ये रियल टाइम असेसमेंट, बिहेवियरल डायनामिक्स एंड अक्रॉस साइमुलेटेड मिशन जो है सिनेरियो को स्टडी करेगा। फिर इसके पार्टिसिपेंट्स को जो है इंडिया के जो 4 डिजिग्नेटेड गगनयान एस्ट्रोनॉट हैं वो जो है इसके पार्टिसिपेशन करेंगे और इसको जो है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के थ्रू जो है इसमें पार्टिसिपेशन मिलेगा। फोकस क्या है, जो फिजियोलॉजिकल जो होता है, मतलब फिजिकली जो है वहाँ पर हम कैसा रिस्पांस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो उसको ये स्टडी करेगा। फिर जो है साइकोलॉजिकल रेजिलियंस जो है उसको एक तरीके से स्टडी करने के लिए, फिर टीम इंटरऑपरेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग अंडर द स्ट्रेस सिचुएशन, ये सब चीज़ों को जो है ये की फोकस एरिया इसका रहेगा मिशन मित्रा का। नेक्स्ट है मेट्रोराइट्स से रिलेटेड हमारा कंटेक्स्ट क्या है कि जो आर्टेमिस मिशन जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसने जो है ऑब्जर्व किया है कि एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा जो है मेट्रोराइट्स इम्पेक्ट हो रहा है मून पे, ये ऑब्जर्वेशन किया गया है। जो उसके क्रू मेंबर थे उसके द्वारा जो है ये ऑब्जर्वेशन किया गया है। ये आर्टेमिस मिशन क्या है, पहले तो इसको देखते हैं। तो आर्टेमिस 2 जो है मिशन जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि
क्रूड लूनर फ्लाईवे मिशन है। इन द सेंस इसमें जो है क्रू मेंबर होंगे, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होंगे, जिसको हम बोलेंगे नासा आर्टेमिस प्रोग्राम। इसको 1 अप्रैल 2026 को जो है लॉन्च किया गया था और ये जो है 1972 में जो है अपोलो 17 जो मिशन था उसके बाद जो है सेकेंड जो है ह्यूमन मिशन जो है मून के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जो है 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं बैठे हुए हैं, जो कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। 10 दिन का ये मिशन है। वहाँ पर मून पे लैंडिंग नहीं करना है, बस वहाँ पे रोटेशन करके जो है रिटर्न हो जाना है अर्थ के विदाउट लूनर लैंडिंग। तो ये आर्टेमिस 2 हुआ। फिर जो है व्हाट इज मेटेरोइड्स को अगर देखा जाए, ये एक सॉलिड पीस होता है और डेब्रिस होता है। डेब्रिस इन द सेंस जो टुकड़ा वगैरह बच जाता है, कचड़ा टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, जो कि कॉमेट, एस्टेरॉयड और मेटेरोइड से जनरेट होता है। ये मेटेरोइड्स जो होते हैं जब ये आउटर स्पेस में रहते हैं तो हम इसको मेटेरोइड्स बोलते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर ये मेटेरोइड्स जो है वो आउटर स्पेस के वो पार करके और सर्वाइव करते हुए जो है एटमॉस्फेयर में इंटर करते हुए प्लैनेट के सरफेस पे या मून के सरफेस पे इंटर कर जाता है, तब हम उसको मेटेरोइड्स बोलते हैं। मतलब कि मेटेरोइड जब आउटर स्पेस में रहता है, हमारे एटमॉस्फेरिक एरिया से ऊपर रहता है, तब हम उसको मेटेरोइड बोलते हैं। जब एटमॉस्फेयर को पार करके इंटर करके हमारे सरफेस के, जब प्लैनेट के सरफेस या मून के सरफेस पे वो लैंड करता है, तब हम उसको मेटेरोइड्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मेटेरोइड्स देखा जाए तो एक स्टोनी होता है जो कि जो है सिलिकेट मिनरल से में मतलब कंपोस्ट होता है। फिर आयरन बेस्ड जो है मेटेरोइड्स, जिसमें जो है आयरन और निकल ज़्यादा होते हैं। फिर स्टोनी आयरन जो कि कॉम्बिनेशन है मेटेलिक और रॉकी मटेरियल्स का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेप्थलीन डायमाइड से संबंधित। कंटेस्ट क्या है कि रिसर्चर जो है अभी डिस्कवर किया है एक स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, एक ऑर्गेनिक नैनो मटेरियल है। उसका नाम क्या है? नेप्थलीन डायमाइड, एनडीआई इसको बोलते हैं, जो कि जो है स्विच करेगा यूजिंग ऑनली टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जो है वो स्विच हो जाएगा, कभी कंडक्टर हो जाएगा, कभी नॉन कंडक्टर हो जाएगा। एक टाइप का सेमी कंडक्टर है। अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये एक स्पेशलाइज्ड एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल है। एम्फीफिलिक मतलब ये होता है कि ऐसा सिचुएशन कि मतलब जो है एक तो एम्फिलिक मतलब जो है एक तो वाटर को अट्रैक्ट भी करेगा, साथ साथ जो है वाटर से डरेगा भी, वाटर को रिपील भी करेगा। तो सिचुएशन के आधार पे जो है ये वाटर अट्रैक्टिंग भी हो जाएगा और वाटर रिपेलिंग एक्टिविटी भी हो जाएगी, जिसके चलते जो है ये इनेबल होगा सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। मतलब जब वाटर के अंदर जब इसको प्लेस किया जाएगा तो ये जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रूप में। जब रूम टेम्परेचर पे वाटर के अंदर इस जो है नैनो मटेरियल्स को डाला जाता है तो एनडीआई जो मॉलिक्यूल है वो असेंबल कैसे होगा कि जो है नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो अट्रैक्शन होगा, जिसके चलते जो है टिनी सर्कुलर नैनो डिस्क जो है वो फॉर्मेशन होगा, जो कि इलेक्ट्रिकली जो है कंडक्टिव होगा। हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इंटरेक्शन की वजह से जो है पोलराइज्ड लाइट यहाँ पे जनरेट होगा। एक सिचुएशन हुआ कंडक्टिविटी का। दूसरा जो है सिचुएशन जो है मतलब जो है इसमें जो है अपनी कंडक्टिविटी को वो तेज़ी से जो है डिस्चार्ज कर देता है, रिलीज कर देता है। उसकी कंडक्टिविटी जो है 7 फोल्ड जो ड्रॉप हो जाता है। किस कंडीशन में? जब इसको हीटअप किया जाएगा, जब नॉर्मल वाटर टेम्परेचर को जब हीटअप किया जाएगा तो जो नैनो डिस्क है वो अंडर को जाएगा, स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन होगा और फिर जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इसका 2 डायमेंशनल नैनो शीट्स के रूप में, और जिसके चलते जो है लाइट इंटरेक्टिंग प्रॉपर्टी जो है वो तेज़ी से इसकी लूज हो जाएगी और ओरिजिनल डिस्क जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, मतलब अपने जो है कंडक्टिविटी को जो है सिवियरली जो है वो ड्रॉप कर जाएगा। इस फिनोमेना को जो है एग्जांपल बोला जाता है सुप्रा मोलिकुलर सेल्फ असेंबली, और इस प्रॉपर्टी की वजह से ही जो है इसके मल्टीपल यूज जो है फ्यूचर में हमको जो है दिखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जो है इसके डिस्कवरी से ये हुआ है कि ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर स्मार्ट सेंसर में, ट्यूनेबल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के बायो इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेस, एडाप्टिव मटेरियल में जो है इसका डायनेमिकली जो है यूज किया जाएगा, क्योंकि ये जो डायनेमिकली अपनी प्रॉपर्टी को भी अल्टर कर रहा है। कभी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जा रही है, फिर कंडक्टिविटी कम भी हो जा रही है, तो इसके चलते जो है इसका जो है मल्टीपल यूज जो है एप्लीकेशन जो है हमको साइंस और इवन मेडिसिन सेक्टर में और केमिकल सेक्टर में हमको दिख सकता है। नेक्स्ट है हमारा जो है फाटा मोर्गाना। फाटा मॉर्गन जो है एक तरीके का जो है मिराज टाइप का जो है एक्टिविटी है। मिराज क्या होता है? जैसे कि हमको जो है फॉल्स कॉन्शियसनेस होता है, हम दूर पे हैं तो हमारे मतलब दूर पे हैं तो रेगिस्तान में हमको वाटर दिखता है, पेड़ हमको उल्टा दिखता है, तो ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट और जो है इन्वर्सन ऑफ मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और टेम्परेचर इन्वर्सन की वजह से हमको ये विजुअल होता है। तो फटा मॉर्गन भी एक टाइप का जो है होगा मिराज ही है। कंटेस्ट क्या है? ये फटा मॉर्गना जो है मिराज का स्पेशल वेरिएशन क्यों है कि एक वीडियो ऑफ शिप जो है अपीयर किया गया था कि जो फ्लोट सेवरल मीटर अबव द ओशियन सरफेस से ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जो है एक शिप जो है वो फ्लोट होता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल होता है कि ऐसे कैसे होता है कि समुद्र का ये लेवल है और इसके ऊपर जो है यहाँ पे जो है शिप होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे शिप जो है ओरिजिनेट हो रहा है।
विजिबल हो रहा है। तो ये जो है यही मिराज की जो एक्टिविटी है वो जो है हाईलाइटेड होकर के ये एक तरीके का सुपीरियर मिराज है। नॉर्मल मिराज से ऊपर भर करके ये सुपीरियर मिराज है, जो कि एक ऑप्टिकल फिनोमेना है, जिसके अंतर्गत जो है जो लाइट होता है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे कि जो है सीप, कोस्टल लाइट और आइसबर्ग से रिफ्लेक्ट होकर के जो है जो वेरियस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। जैसे कि एटमॉस्फेयर का ये एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर कोल्ड एयर है, हॉट एयर है, तो चाहे नीचे हॉट एयर है, ऊपर कोल्ड एयर है, तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, लाइट क्या होता है कि डेंस मीडियम से लाइट मीडियम की तरफ बढ़ता है, तो उसका जो है इंक्लिनेशन जो है किधर चला जाता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना ये रिफ्लेक्शन जो होता है, उसके चलते हमको जो है फॉल्स कॉन्शियसनेस होता है, फॉल्स विजिबिलिटी होती है। इसी के चलते जो है, और ये जब कंडीशन जो है जब ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, तो इस टाइप का जो है सुपर चाहे सुपीरियर मिराज जो है कंडीशन क्रिएट होता है। तो ये फटा मॉर्गन का जो है नाम जो डिराइव किया गया है, तो एक आर्थुरियन स्कोर्सेस थे, मॉर्गन आइफ है, उनके द्वारा जो है इस टाइप का जो है एक मतलब जो है डिस्क्रिप्शन किया गया था, कैस्टल एंड सिटीज़ राइजिंग फ्रॉम द सी, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना इसको नाम जो है नोमेनक्लेचर किया गया है। तो फिजिक्स इसके अंतर्गत ये है कि एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि जब जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है मतलब बेंडिंग ऑफ द लाइट, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो ट्रांसफ़र होती है, तो ड्यू टू ऑप्टिकल डिफरेंसेस होने की वजह से जो है लाइट जो है बेंड होती है। जब लाइट पास होती है लेस डेंस मीडियम से, जब व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम द लेंस डेंस मीडियम, जैसे कि लेंस डेंस मीडियम हमारा होगा वार्म एयर, तो वार्म एयर से लेकर के जब कोल्ड एयर मोर डेंस मीडियम में जब पास करती है कोल्ड डेंस एयर में, तो किधर मुड़ जाती है, डेंसर मीडियम की तरफ मुड़ जाती है। जैसे कि ये हमारा कोल्ड एयर है, ये हमारा जो है हॉट एयर है, और जो है लाइट अगर पास करेगी यहाँ, ये दोनों के बीच अगर यहाँ से लाइट पास करेगी तो यहाँ मुड़ जाती है, इधर न जा करके ये इधर मुड़ जाती है। विजिबिलिटी हमको ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये जो है यहाँ चला जाता है। तो एक हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, क्योंकि जो मतलब डिफरेंसेस जो होते हैं डेंसिटी के बीच में दो मीडियम के, उसके चलते जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, लाइट मीडियम से लेकर के जब हाई मीडियम की तरफ जो है रेडिएशन का और चाहे लाइट जो एनर्जी है उसका ट्रांसमिशन होता है, तो वो जो है डेंस मीडियम की तरफ जो है इंक्लाइन करती है। फिर एक टेम्परेचर इन्वर्सन है। टेम्परेचर इन्वर्सन यहाँ पर क्या होता है कि देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है डाउन होता जाता है। जैसे जैसे हम ग्राउंड लेवल से ऊपर जाते हैं, क्योंकि जो है अर्थ का जो सरफेस है वो हीटअप कैसे होता है, वो सोलर रेडिएशन से डायरेक्ट हीटअप नहीं होता है, सोलर रेडिएशन आता है, फिर यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होता है तब हमारा जो है ये एटमॉस्फेयर इससे गर्म होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तो 1 किलोमीटर जब हम ऊपर जाते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का कम होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। जब नॉर्मल लैप्स रेट जब ये होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर मतलब कम होता जाता है, मतलब नीचे जो है गर्म हवा होती है, ऊपर ठंडी हवा होती है। ये जब कंडीशन रिवर्स हो जाता है किसी कारण से, किसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते जो है नीचे जो है हमारा जो है कोल्ड हवा हो और ऊपर उसके जो है वार्म एयर हो, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। और इस कंडीशन में जो है हमारा पर नीचे जो है एक मीडियम जो है जो डेंस मीडियम जो है वो नीचे हो गया, और जो है लाइटर मीडियम जो है वो ऊपर हो गया। ठीक है, इसके चलते जो टेम्परेचर इन्वर्सन होता है जो, तो रिवर्सल ऑफ दिस नॉर्मल ऑर्डर को हम बोलते हैं, जिसके अंतर्गत कोल्ड एयर नीचे डेंस के रूप में नीचे बैठ जाता है और ऊपर जो है वार्म एयर रहता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली रीजन बताया जा रहा है जो फटा मॉर्गन मिराज जो है उसके फॉर्मेशन के लिए ये एटमॉस्फेरिक प्री कंडीशन होना चाहिए। और इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि जो शिप वगैरह से जो लाइट आ रही है, वो लाइट जो है ऐसा जो है लाइट क्या है स्ट्रेट जो है पाथ में जो है ट्रेवल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक तो डिफरेंस डेंसिटी के जो है एटमॉस्फेयर में जो है लेयर क्रिएट कर गया है, और क्या है कि जो डेंस मीडियम है वो नीचे है, तो लाइट यहाँ पर नीचे की तरफ बेंड हो जाती है। शिप के द्वारा जो लाइट आ रहा है वो नीचे की तरफ बेंड होती है, इसके चलते जो है शिप हमको जो है एक नॉर्मल व्यक्ति को उठा हुआ दिखता है। इवन अप टू ये भी बोला जाता है कि अगर जो है नॉर्मल जो है इस नॉर्मल कंडीशन में एन ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर अवे वुड बी कम्प्लीटली हिडन बिलो द हॉरिजॉन। तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि बिलो द हॉरिजॉन जो है वो मतलब जो है ऐसा कि दिखे ही ना हमको, क्योंकि जो है ये मिराज के फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो ये बेसिकली हमको जो है अगर करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से जानना है तो फटा मॉर्गन क्या है, एक मिराज है। और मिराज किस लिए फॉर्मेशन होता है, तो डिफरेंसेस जो एटमॉस्फेयर के जो डेंसिटी होने की वजह से जो मतलब जो है ग्रेडियंट्स क्रिएट होता है लाइट और डेंस, और साथ साथ जो टेम्परेचर इन्वर्जन वगैरह होता है उसकी वजह से ये क्रिएट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैफनियम ऑक्साइड मेम्ब्राइस्टर। कंटेस्ट क्या है कि साइंटिस्ट ने डेवलप किया है हैफनियम ऑक्साइड बेस्ड में एक मेम्ब्राइस्टर। ये मेम्ब्राइस्टर क्या है, एक तरीके का जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो क्या करता है,
एक तो जैसे कोई मेमोरी होती है, उसको स्टोर करने के साथ साथ जो है उसको प्रोसेस करता है। जैसे हमारे अंदर मेमोरी है और मेमोरी के आधार पे जो है हम कुछ डिसीजन लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ें, मेमोरी और स्टोरेज और उसका प्रोसेसिंग दोनों जो है साइमल्टेनियसली हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जो है सिनपास एक सिस्टम होता है ह्यूमन के ब्रेन में, तो उसी के आधार पे जो है हेफनियम बेस्ड जो है मेमोराइस्टर जो है डेवलप किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। ये क्या करेगा, जो है ये ब्रेन से इंस्पायर्ड जो एक नैनो डिवाइस है, जो कि जो है मतलब दोनों चीज़ों को प्रोसेस करेगा, साथ साथ जो स्टोरेज और उस मतलब मेमोरी की स्टोरेज और प्रोसेसिंग जो है सिग्निफिकेंटली जो है साथ साथ करेगा, जिससे कि जो है एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पहले ये देखते हैं कि मतलब जो है सिनपास सिस्टम क्या होता है। तो सिनपास जो है ह्यूमन ब्रेन के अंतर्गत जो है एक जंक्शन टाइप का होता है। सिनपास क्या है, एक जंक्शन ही है जो कि कनेक्ट करता है दो पॉइंट को नर्वस सेल के अंतर्गत, न्यूरॉन्स को जो है ब्रेन के अंदर कनेक्ट करता है, जहाँ पर जो है एक न्यूरॉन जो है सिग्नल जो है दूसरे न्यूरॉन को जो है पास करता है। जैसे एक ये न्यूरॉन हुआ और दूसरा ये न्यूरॉन हुआ, तो बीच का जो है इसका जंक्शन हुआ, ये सिनपास हुआ, इसके इन्फॉर्मेशन को इस इन्फॉर्मेशन से क्या शेयर करता है। तो ये शेयर किस तरीके से करता है, तो ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकली इम्पल्स और केमिकली सब्सटेंस को यूज करके, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो सिनपास सिस्टम है जो नेचुरली जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंतर्गत होता है, उसी को जो है एक तरीके से जो है रिप्लिकेट किया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा, जो है हैफनियम ऑक्साइड बेस्ड मेमोराइस्टर को यूज करके बना करके। तो जैसा कि ह्यूमन बॉडी का हमने बताया कि जैसे ह्यूमन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली जो प्रोसेस करते हैं मेमोरी को और उसके मतलब जो है उसका यूजफुलनेस को, वही चीज़ यहाँ पर जो है किया जाएगा। ये जो है फंडामेंटली डिफर करता है फ्रॉम द वन न्यूमन आर्किटेक्ट जो है जो मतलब जो मॉडर्न जनरल पर्पज कंप्यूटर हुआ करते थे उसके अंतर्गत। उसमें क्या हुआ करता था, जो जो हमारा जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर चल रहा था उसके अंदर मेमोरी और प्रोसेसिंग जो है वो फिजिकली सेपरेट हुआ करते थे। जहाँ पे मेमोरी होगा वो अलग यूनिट होगा और प्रोसेसिंग यूनिट हमारा अलग हुआ करता था, जिसके चलते जो है दोनों के लिए पावर कंजम्पशन ज़्यादा हुआ करता था और कांस्टेंट जो है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पावर खपत होता था। लेकिन ये जो मेमोराइस्टर जो है डेवलप किया गया है, ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि मेमोरी और रेजिस्टेंस दोनों को साथ साथ जो है मतलब जो है प्रोसेस करेगा, इन दोनों के जो है प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करेगा, जिसके चलते जो है स्टोरेज और प्रोसेस इन्फॉर्मेशन जो है एक ही डिवाइस के साथ जो है वो संभव हो पाएगा। ये जो है एक किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो न्यूमॉर्फिक सिस्टम, जिसके अंतर्गत जो है मेमोराइज्ड जो है फंक्शन करेगा एक आर्टिफिशियल सिंपेस के रूप में। जो नेचुरल सिंपेस ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन ब्रेन में होता है, उसको आर्टिफिशियली जो है सिंपेस जो है एक तरीके से डेवलप किया गया है इस मेमोराइस्टर के द्वारा। जो है ये जो है डिफरेंट रेजिस्टेंस लेवल रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्टिंग बिटवीन द न्यूरॉन्स। और ये जो है एक तरीके का मेमोराइस्टर जो है वो पीएन जंक्शन मैकेनिज्म पे काम करता है। पी जंक्शन और एन जंक्शन को मिलाकर पीएन जंक्शन बनता है, जो कि सेमीकंडक्टर्स वगैरह में होते हैं। दैट अलाउस स्मूथ एंड कंटिन्यूस एडजस्टमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमारा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हैफनियम ऑक्साइड मेमोराइस्टर क्या है। तो मेमोराइस्टर क्या है कि मतलब जो है एक तरीके से जो ह्यूमन ब्रेन का जो फंक्शन हुआ करता था, सेम उसी फंक्शन पे जो है पावर कंजम्पशन कम करने के लिए इस टाइप के जो है हैफनियम ऑक्साइड बेस्ड मेमोराइस्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पावर के कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए, प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है हमारा ग्लूफोसिनेट से रिलेटेड। जो ये ग्लूफोसिनेट है वो एक तरीके से वीडीसाइड के रूप में, चाहे हर्बिसाइड्स के रूप में जो है फार्मर्स के द्वारा यूज किया जाता है। कंटेक्स्ट ये कि गवर्नमेंट ने जो है 6 मंथ के लिए जो है इसको इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है, बैन इम्पोज किया है इसका ग्लूफोसिनेट और इससे एसोसिएटेड जो साल्ट होते हैं उसके लिए, और कहाँ पे किस जगह पे फार्मिंग में यूज़ करने के लिए इस पर बैन लगाया गया है। जो ग्लूफोसिनेट अमोनिया, जो ग्लूफोसिनेट से डिराइव अमोनिया जो है, ये एक तरीके का हर्बिसाइड्स या विजिसाइड्स है जो कि ब्रॉड रेंज जो है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो हाईली वाटर सॉल्युबल होता है, और जो लीच आउट होता है इन द सेंस जैसे कि ये सरफेस पे यूज किया जा रहा है अर्थ के, तो धीरे धीरे जो है ये लीच होकर के जो है अंडरग्राउंड वाटर पर मिलने वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसकी बहुत कम होती है। ये इसकी लो पोटेंशियल होती है और ग्राउंड वाटर में जा करके लीच होकर के मिल जाए। इसके चलते जो है ईट कंसिस्टेंट हाईली हजार्डस, मतलब बहुत ही हाईली हजार्डस होता है और रिस्क एसोसिएटेड होता है अगर इसको कंजम्पशन हो जाए ह्यूमन बींग के द्वारा। तो न्यूरोटॉक्सिसिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट और फैटल डैमेज भी ये कर सकता है। इट्स वोलेटाइल नेचर एक्सपोज फार्मर्स एंड नियर बाई पॉपुलेशन थ्रू इनहेलेशन एंड स्किन टू कॉन्टैक्ट। तो इसके हार्मफुल ह्यूमन बॉडी पे इम्पैक्ट होने की वजह से इसको फर्दर और स्टडी के लिए जो है गवर्नमेंट ने इसको 6 मंथ के लिए फार्मिंग एक्टिविटी में यूज के लिए बैन किया है। हुबल टेंशन, कंटेक्स्ट क्या है हुबल टेंशन का, पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। तो हुबल टेंशन ये है कि जैसे कि हमारा जो है अर्थ नहीं, हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपांड कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सीज वगैरह जो है वो धीरे धीरे एक्सपांस कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या है, बिग बैंग के बाद जो है ये कंटिन्यूस जो है एक्सपांसन मोड में है हमारा यूनिवर्स।
अब ये किस रेट से एक्सपांड कर रहा है, ये हमको जानने के लिए हमारे पास दो यूनिट है। समझ लीजिए कि एक्स यूनिट है और वाई यूनिट है। एक्स यूनिट अगर 10 का डाटा दे रहा है और वाई यूनिट हमारे को 12 का डाटा दे रहा है, तो ये दोनों के बीच में हुआ 2 का डिफरेंस। इन सेंस कोई ये बोल रहा है कि एग्जाम्पल के लिए मैं क्रूड एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक्स टेलीस्कोप वगैरह जो भी है हमारा, वो बोल रहा है कि अर्थ यूनिवर्स जो है वो 10 सेंटीमीटर जो है हर सेकेंड में एक्सपांड हो रहा है। वाई जो है कैमरा हमको ये बोल रहा है कि यूनिवर्स जो है 12 जो है किलोमीटर पर सेकंड में एक्सपांसन हो रहा है। तो ये दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी कितनी है, 2 किलोमीटर सेंटीमीटर जो भी है, ये 2 की डिफरेंसेस है। तो ये जो 2 का डिफरेंसेस, जो 2 हमारे पास जो डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, वो दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस है, हम उसको बोलते हैं हुबल टेंशन। तो हुबल टेंशन क्या है कि ये परसिस्टेंट डिस्क्रिपेंसी को मेजर करता है, जो ये बताता है कि एक्सपांसन रेट ऑफ द यूनिवर्स जो है वो कितना सही है और कितना डिफरेंसेस है, नोन एज हुबल कांस्टेंट। और जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं हुबल कांस्टेंट, विच इंडिकेट हाउ फास्ट गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम द ईच अदर। और ये बिग बैंग के बाद से जो है ये स्टार्ट हुआ। तो 2 मेथड जो है वो हमको मेजर कराता है कि कैसे जो है जो गैलेक्सीज वगैरह एक दूसरे से दूर जा रही हैं, हमारा जो है यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है। एक है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तो ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो है ये बताता है कि एक्सपांसन रेट हमारा जो है 68 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक है। 68 किलोमीटर पर सेकेंड पर पार्सेक है, ये हमको बताता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। फिर कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर जो है ये हमको बताता है कि 73 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक जो है वो एक्सपांसन रेट है, गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है। तो ये दोनों के बीच में जो है 5 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक का डिफरेंस आ गया। तो यही हमारा जो है हुबल टेंशन कहलाता है। तो डिफरेंस बिटवीन दिस 2 वैल्यूज इज टर्म्स एज ए हुबल टेंशन। ये दोनों के बीच के जो है डिफरेंसेस को हम हुबल टेंशन बोलते हैं। और ये सिग्निफिकेंट क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि अननोन फिजिकल प्रोसेस जो है यूनिवर्स में जो हो रही हैं और पॉसिबिलिटी जो है सिस्टमेटिकली एरर की जो है मेजर करने में टेक्निक में, ये जो है इसके चलते जो है मेकिंग इट्स रिसोल्यूशन क्रूशियल फॉर इम्प्रूविंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड यूनिवर्स इवोल्यूशन। तो धीरे धीरे जो है हमारा जो साइंटिफिकली जो एडवांसमेंट होता जा रहा है, तो ये डिफरेंसेस जो है वो हमारा कम भी होता जा रहा है। क्या है कि 1% प्रिसिशन, जो कंटेक्स्ट हमारा ये है कि ये जो है ग्लोबल एस्ट्रोनॉमिकल कोलैबोरेशन के बाद जो है ये अचीव किया गया कि 1% प्रिसिशन मेजरमेंट जो है किया गया है यूनिवर्सल के लोकल एक्सपांसन रेट को लेकर। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रा ल्यूमिनोस एक्सरे सोर्स से रिलेटेड ULX। कंटेक्स्ट क्या है कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के द्वारा जो है एनालाइज किया गया है एक रिवर इवेंट्स, जिसके अंतर्गत जो है रिपीटेड एनर्जी जो रिलीज हो रहा था फ्रॉम द डिस्टेंट अल्ट्रा ल्यूमिनस एक्सरे रिसोर्सेज को, उसको एनालाइज किया गया है क्योंकि ये रिपीटेड हो रहा है। ये ULX क्या है, तो ये एक तरीके के ये फोकस करता है ULX M74X1। ये स्पायरल गैलेक्सी है M74, वहाँ से जो एक्सरे वगैरह जो रेडिएशन वगैरह जो रिलीज होता है उसको एक तरीके से स्टडी किया जाता है। तो एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा जो है ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये इरेगुलर है और लेकिन रिकरिंग जो है एक्सरे फ्लेयर्स, मतलब बार बार जो है एक्सरे फ्लेयर्स जो है एक समय निर्धारित समय के बाद जो है ये रिलीज करता है, लेकिन इरेगुलर है। ULX जो है वो सिस्टम इन विच कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, ULX जो है एक तरीके से अल्ट्रा ल्यूमिनस एक्सरे सोर्स जो है वो जो कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब यूनिवर्स में हमारे कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे ब्लैक होल है, न्यूरॉन स्टार वगैरह जो है ये जो है कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। और ये जो है आसपास का जो लाइट कंपेनियन स्टार वगैरह होते हैं उससे जो मैटर को अपनी ओर खींचते हैं। जो पुल्स ऑफ द मैटर जो अपनी ओर खींचने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एक्रिएशन। इसके चलते जो है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। तो सम केसेस में जो है सोर्स एक्सीड द एडिंगटन्स लिमिट, जो कि मतलब जो है थियोरेटिकली मैक्सिमम ब्राइटनेस जो है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो है मैक्सिमम ब्राइटनेस लिमिट जो है वो एडिंगटन लिमिट के द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है। तो अचीव बाई मोर देन 100 टाइम्स। तो मोर देन 100 टाइम्स जो है इनके द्वारा जो ब्राइटनेस लेवल है एडिंगटन लिमिट उसको जो है अचीव किया जाता है। तो उसको जो है मतलब ऑब्जर्व किया गया है कि इस तरीके की एक्टिविटी जो है रिपीटेडली जो है रिकरिंग रूप में मतलब जो है हो रही है। तो इस फाइंडिंग से मतलब जो है हमको बेनिफिट क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, तो ये ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये कंट्रीब्यूट कर सकता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्ट्रा ल्यूमिनस एक्सरे सोर्स। जो अल्ट्रा ल्यूमिनस एक्सरे सोर्स जो है वो ब्लैक होल चाहे न्यूरॉन स्टार्स वगैरह से रिलीज होता है, उसको जो है हम और अच्छे से समझ पाएंगे, जिसके चलते जो है फिजिकल प्रोसेस दैट ड्राइव्स देयर एक्सट्रीम ब्राइटनेस जो है उसको हम समझने में जो है आसानी होगी। नेक्स्ट है हमारा पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग।
कंटेक्स्ट क्या है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पेंडेमिक एग्रीमेंट हुआ करता था 2025 में, उसके बारे में अभी भी ये बोला जा रहा है कि अभी भी जो ये एग्रीमेंट है, जिसमें जो है जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हैं जो कि ड्रग्स डेवलप करती हैं, वैक्सीन्स डेवलप करती हैं और डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह डेवलप करती हैं, उनको शेयर करना है 20% एटलीस्ट जो है, जो मतलब जो है जो इसको डिप्राइव हैं, चाहे जो लाइट मतलब जो है लो इनकम कंट्रीज़ वगैरह उनको, तो अभी भी जो है ये लैग कर रहा है। ऐसा जो है एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग इंडेक्स के अंतर्गत जो है बताया गया है। पैप्स को देखा जाए, पैथोजेन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एक तरीके से लीगली WHO के द्वारा जो है लीगली लिंक सैंपल शेयरिंग टू गारंटी बेनिफिट, इन द सेंस यहाँ पर जो है गारंटी जो है शेयरिंग किया जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा 20% ऑफ द रियल टाइम वैक्सीन थेरेप्यूटिक्स एंड डायग्नोस्टिक जो है प्रोडक्शन WHO के द्वारा जो है जब कभी पेंडेमिक डिक्लेयर किया जाएगा तो उस कंडीशन में पैप्स जो है इसको जो है बैक किया गया है 100 जो है जो लो इनकम कंट्रीज़ वगैरह, लो और मीडियम इनकम कंट्रीज़ जो है उनके द्वारा। इसमें इंडिया भी जो है इस पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को जो है बैक करता है और बोलता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। इंडिया के पास जो है वर्ल्ड की जो है अभी जो है 18% जो है पॉपुलेशन इंडिया की, यहाँ पे गलत डाटा दिया है 80% जो ऑफ द टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में स्थित है। लेकिन जो अपोजिशन कहाँ से आ रहा है वो डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा आ रहा है, जो कि जो है वर्ल्ड की सबसे मोस्ट जो है बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वहाँ पे स्थित है। तो जो लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज जिसके अंतर्गत अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका ये सब देशे आते हैं, वो जो बोलते हैं कि जो न्यू पैथोजेंस वगैरह होते हैं वो कहाँ से इमर्ज होते हैं, ज़्यादातर जो है इन्हीं जो है मतलब जो है लो इनकम कंट्रीज़ वगैरह से ओरिजिन होते हैं। और एक तरीके से साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए जो है एक तरीके से बायोलॉजिकली मटेरियल और जीनोमिक्स डाटा वगैरह जो है शेयर किया जाता है इन्हीं देशों के द्वारा। तो इन देशों के द्वारा जो है प्रोएक्टिवली जो है बायोलॉजिकल मटेरियल जीनोमिक डाटा शेयर करने के बावजूद भी जो है जब कोई डेवलप कंट्रीज़ जो है, चाहे डेवलप जो कोई बिग फार्मेसी कंपनी जो है जब इस टाइप के जो है कुछ चीज़ें डेवलप करती हैं, वैक्सीन्स हुआ, चाहे ड्रग्स हुआ, चाहे डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह हुआ, तो उसका कुछ न कुछ जो है ऐसा पेंडेमिक क्रिएट होता है तो शेयर करना चाहिए। इस टाइप की जो है लीगल बाइंडिंग जो है दिया गया था जो है ये WHO पेंडेमिक एग्रीमेंट के अंतर्गत। जो WHO पेंडेमिक एग्रीमेंट है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2025 में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। इसका एम ये था कि जो निगेटिव WHO कन्वेंशन ऑन पेंडेमिक प्रिवेंशन, जो पेंडेमिक प्रिवेंशन से संबंधित जो निगेटिविटी आई थी मतलब जो है जिसके चलते जो है कोरोना वगैरह जो है इतना तेज़ी से फैल गया, तो उससे रिलेटेड जो है ये नेगोशिएशन का एक प्लेटफॉर्म था हमारा, जिसके थ्रू ये कंसेंसस से फैला गया था, पहुंचा गया था और लीगल बाइंडिंग के रूप में जो है एक तरीके से इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट आया था, जिसके अंतर्गत फिर से कभी इस टाइप की पेंडेमिक अगर ना आ जाए तो उसके लिए एक तरीके से जो है प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस के रूप में जो है इसको जो है जारी किया गया था। इसके अंतर्गत जो है फॉलोइंग इट्स एडॉप्शन जो है नेक्स्ट क्रूशियल स्टेप ये था कि इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप जो है बने ऑन द पेंडेमिक एग्रीमेंट टू निगोशिएट द डिटेल्स ऑफ पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम। तो ये जब एग्रीमेंट जब साइन हो गया तो उसके बाद जो है इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप का बनना था, जो एक तरीके से एग्रीमेंट साइन होता है, निगोशिएशन होता है, जिसके आधार पर जो है किस लेवल का और किस मतलब जो है बेनिफिट शेयरिंग जो है मतलब मतलब सभी देशों के बीच में होना चाहिए, जो डिप्राइव कंट्रीज़ हैं उनके बीच में होना चाहिए। तो यह द अग्रीमेंट विल ऑफिशियली इंटर इनटू फोर्स 30 days आफ्टर द 60 कंट्रीज हैव रेटिफाइड। तो जो है ये ऑफिशियली जो है इंटर तब होगा जब विद इन 30 days जब 60 से अधिक देश जो है इसको रेटिफाई कर देंगे। तो इससे रिलेटेड जो ये पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट जो है ये अभी भी जो है मतलब जो है मतलब सिग्निफिकेंट जो है अभी नहीं हो पाया, क्योंकि जो है उतने देश जो है अभी इसको लेकर के अभी एग्री नहीं हो पाए। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कंटेक्स्ट क्या है कि इंडिया ने अचीव किया है एक मेजर माइलस्टोन, जिसके अंतर्गत जो है स्वतः इंडिया ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कलपक्कम में जो है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी जो है वहाँ पर जो है ये अटेंड किया है, हैज अटेंड क्रिटिकली मतलब जो है वहाँ से अब पावर जनरेशन होना लगेगा। पावर जनरेशन का एक्चुअल पर्पज़ जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का नहीं है। तो पहले समझते हैं कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है और क्यों है इसका इंपॉर्टेंस। तो पहले ये है कि हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है वो 3 स्टेज में है, 1, 2, 3। जब थर्ड स्टेज तक हम आते हैं तो थर्ड स्टेज के बाद हमारा जो है हम जो है जो इंपोर्ट करते हैं यूरेनियम प्रोडक्ट वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह जो है हमारे एनर्जी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी में, जैसे यूरेनियम जो है बेसिक जो है रॉ मटेरियल है एज ए फ्यूल, वो हमारे यहाँ होता नहीं है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर ये 3 स्टेज जो है हमारे न्यूक्लियर के अगर ये पूरा हो जाता है तब हमको यूरेनियम पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास जो है थोरियम जो है थोरियम का रिजर्व बहुत ज़्यादा है। अब इस थोरियम जो है ये जो है अपने आप में जो है फर्टाइल नहीं होता है, मतलब ये जो है हमारा जो एनर्जी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जो है मतलब जो है उस टाइप का जो है मतलब क्या बोलते हैं रिएक्टिविटी इसकी इस टाइप से नहीं होती है कि वो जो है मतलब एनर्जी बना पाए हम।
तो थोरियम जो है नॉन रेडिएक्टिव मटेरियल होने की वजह से जो है उसका हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको किसी चीज़ में ब्लेंड करके, जैसे प्लूटोनियम वगैरह में ब्लेंड करके अगर हम यूज करते हैं तो होगा क्या कि हम उसका भी यूज कर लेंगे और साथ साथ जो है थोरियम जो है बाद में जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो करके हमारे बाद के लिए काम आता है। तो इस 3 स्टेज में सबसे क्रिटिकल जो रहता है हमारा स्टेज 2 है। जैसे पहला स्टेज हमारा था न्यूक्लियर एनर्जी का, इसे डायग्राम के माध्यम से समझिए। जो फर्स्ट स्टेज था हमारा, इसे उसको हम बोलते हैं प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। इसके अंतर्गत जो है नेचुरल यूरेनियम जो है वो जनरेट करता है, हम यूज करते हैं, उससे पावर भी जनरेट होता है और नेचुरल यूरेनियम जो है वो प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, इस प्लूटोनियम 239 का जो यूज है वो सेकंड स्टेज में किया जाएगा। प्लूटोनियम 239 को जो है यूज़ करने के बाद जो है थोरियम को भी जो है यूज़ करेंगे, दोनों को मिला करके थोरियम और साथ साथ जो है प्लूटोनियम 239, ये दोनों को यूज करने के बाद जो है पावर जनरेशन के साथ साथ जो है यहाँ पर यूरेनियम 233 जनरेट होता है। और फिर यही यूरेनियम 233 जो है बाद में ये दोनों मिल करके जो है थोरियम और प्लूटोनियम 233 जो मिल करके थोरियम मिल करके जो यूरेनियम 233 मिला है, ये थर्ड स्टेज में जो है जिसको हम बोलते हैं एडवांस रिएक्टर, वहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा। इसके चलते जो है हमारा जो है सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म जो है पावर सप्लाई बने रहेगा। तो यही हमारा जो है 3 स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज के लिए हमको इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, लेकिन जब सेकेंड स्टेज आया और थर्ड स्टेज आया तो हमारा जो है स्टेज मतलब इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम जो है सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। तो ये जो है द फाउंडेशन रिसोर्स एंड प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो 25% ऑफ वर्ल्ड्स थोरियम रिजर्व जो है वो इंडिया में पाया जाता है। फिर इंडियाज़ प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन टू अल्टीमेटली यूज इट्स वास्ट थोरियम डिपॉजिट एज ए न्यूक्लियर फील्ड। डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते हैं कि जो है नॉन रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है, और ये थोरियम क्या होता है, फर्टाइल होता है। फर्टाइल को हम फिजाइल में कन्वर्ट करना है हमको। फर्टाइल का मतलब जो है वो रेडियो एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेने वाला कोई प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम इसको जो है रिएक्ट कराते हैं विथिन जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मतलब ये हुआ कि ब्रीड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जितना वो कंज्यूम नहीं करेगा एनर्जी, उससे ज़्यादा जो है एनर्जी वो निकालेगा, जिससे कि होता है क्या कि हम उसका जो है नेक्स्ट स्टेज में यूज कर लेंगे। द प्रोसेस कन्वर्ट नॉन फिजनेबल फर्टाइल मटेरियल थोरियम इनटू द फिजनेबल फिजाइल मटेरियल यूरेनियम 233। यही हमारा जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है उसका जो है बेसिक मोटो है। तो इसको अगर देखा जाए तो अबाउट फास्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ये एडवांस रिएक्टर है जो कि जनरेट करता है मोर फिजाइल फ्यूल देन इट कंज्यूम। जितना वो फिजाइल फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा वो रिलीज करता है। इसके चलते जो है जो ये लोकेटेड कहाँ पे, कलपक्कम, जिसको ऑपरेट किया जाता है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा, जो कि यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स ऑक्साइड एज ए फ्यूल यूज करता है। हमारे सेकेंड स्टेज में क्या होता है, मॉक्स जिसको बोलते हैं, जो मिक्स ऑक्साइड यूज कर जाता है यहाँ पर प्लूटोनियम 239 का और थोरियम का। तो ये जो है मिक्स ऑक्साइड को यूज किया जाता है, यहाँ पे प्लूटोनियम मिक्स ऑक्साइड का यूज किया जाता है। और इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसलिए बोला जाता है कि ये यूज करता है हाई एनर्जी फास्ट न्यूट्रॉन को, जिससे कि चलते जो है सस्टेन्ड फ्यूजन रिएक्शन हो। फ्यूजन रिएक्शन मतलब नाभिकीय विखंडन, मतलब दो जो है न्यूक्लियर जो है टूट करके एक टूट करके दो बनते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। तो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स जो है वो जो है सस्टेन्ड फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, जिसके चलते हैं रेदर देन स्लो डाउन थर्मल न्यूट्रॉन यूज इन स्टैंडर्ड रिएक्टर। स्टैंडर्ड रिएक्टर में क्या होता है कि न्यूट्रॉन को जो है कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल रॉड के द्वारा, जिससे कि जो है कंट्रोल्ड मैनर में जो है वो रिएक्शन करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फास्ट न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमको जो कंट्रोल्ड रॉड वगैरह जो यूज किए जाते हैं यहाँ पर सेकंड स्टेज में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इट कन्वर्ट्स फर्टाइल मटेरियल 238 जो है फर्टाइल मटेरियल है उसको कन्वर्ट करता है फिजाइल मटेरियल, जो कि रेडियो एक्टिविटी पार्ट में हमारे को काम आता है एज ए प्लूटोनियम 239। क्रिटिकली यहाँ पे जो है वो हो गया है, जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो क्रिटिकल पोजीशन में आ गया है। अब क्रिटिकलिटी यहाँ पे क्या बोला जाता है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो है रिएक्टर अचीव कर लेता है सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, मतलब उसका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है सेल्फ सस्टेनेबल होकर के कंटिन्यूस हो जाता है विदाउट इंटरप्टमेंट। यहाँ पर जो है वेयर नंबर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूसेस इज सफिशिएंट टू कीप द रिएक्शन गोइंग विदाउट अ एक्सटर्नल इंटरवेंशन। फिर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, न्यूट्रॉन जो है वो जो है सफिशिएंट होता है रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। इस अचीवमेंट के बाद जो है जो एडवांस इंडिया से जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसमें हम एक तरीके से एडवांस स्टेज में आ गए। अब उसको जो है पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बोला जा सकता है।
सेकेंड स्टेज ऑफ इंडिया 3 स्टेज रिएक्शन प्रोग्राम को यही बोला जाता है कि ये हमको जो है आगे की दिशा को जो है एक तरीके से जो है गारंटी देता है कि हम उसको पूरा कर लेंगे। ये इनेबल करता है कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल मटेरियल इनटू फिजाइल फ्यूल। फर्टाइल जो मटेरियल थोरियम था उसको फिजाइल फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए जो है ये इनेबल करता है हमको। और फाउंडेशन ऑफ द थर्ड स्टेज इसी के ऊपर रखा गया है, विच फोकस ऑन थोरियम यूटिलाइजेशन। थोरियम का जो वास्ट रिजर्व है वो हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएँ, ये हमको जो है सेकेंड स्टेज से ही हमको मिलता है। हार्नेसिंग थोरियम पोटेंशियल अगर देखा जाए तो वास्ट थोरियम रिजर्व इंडिया के पास जो है, और प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के द्वारा जो है ये हेल्प करेगा जनरेट रिक्वायर फिजाइल मटेरियल 233 हम जनरेट करेंगे। थोरियम बेस्ड रिएक्टर जो है हमारा स्टेज थर्ड है उसके लिए। थोरियम 233 जो है 232 जो है वो फिजाइल नहीं है, क्या है वो फर्टाइल है। फर्टाइल को जब फिजाइल में कन्वर्ट करेंगे तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। एक तरीके से जो है ये तो हमारा जो है रॉ मटेरियल के रूप में जो इंडिपेंडेंस हो जाएंगे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, वो तो है ही, साथ में जो है टेक्नोलॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली भी सिग्निफिकेंस है ये। इंडिया बिकम ओनली द सेकेंड कंट्री, रसिया के बाद जो है इंडिया सेकेंड कंट्री ऐसा बना है जो कि डेवलप किया है कॉमर्शियली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। देखिए हम इंपोर्ट करते हैं फ्रांस से भी टेक्नोलॉजी, यूएसए से भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है, यूके से भी, लेकिन ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है रसिया के बाद जो है इंडिया में जो है उत्पादित करने वाला जो है इंडिया सेकेंड कंट्री बन गया है। ये मतलब बताता है कि किस तरीके से जो है एडवांस इंडिजीनियस कैपेबिलिटी इंडिया की है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के मामले में। अगर बेसिक फाउंडेशन देखा जाए 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के इंडिया के, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था एटॉमिक एनर्जी कमीशन के द्वारा 1948 में। 1956 में जो है एशिया का फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर अप्सरा जो है, एशिया का मतलब जो है इंडिया का ही नहीं बोला जाए, एशिया का जो है फर्स्ट जो है रिसर्च रिएक्टर न्यूक्लियर के रूप में जो है अप्सरा जो है 1956 में जो है वो कमीशन किया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बाग ट्रॉम्बे में। और इंडिया जो है सेकेंड एशियन नेशन बना था जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट 1969 में तारापुर में जो है वो डेवलप किया था, जस्ट आफ्टर जापान एंड लॉन्ग बिफोर द चाइना। मतलब जापान जो है फर्स्ट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था, उसके बाद इंडिया ने 1969 में तारापुर में बनाया। चाइना वगैरह से भी पहले जो है इंडिया ने न्यूक्लियर पावर प्लांट बना चुका था। इंडिया हैज ए 3 फेस्ट प्रोग्राम जो है न्यूक्लियर पावर का, उसको जो है विजन किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा, जिनको जो है भारत का जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर भी बोला जाता है। फर्स्ट स्टेज रिएक्टर जो है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, जिसको PHWR भी बोलते हैं। इसको जो है इनिशियली फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग फ्लीट ऑफ द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। फिर उसके बाद जो है दिस रिएक्टर यूज नेचुरल यूरेनियम U-238 का जो है यूज करता है, विच कंटेन मिनिस्कुल अमाउंट ऑफ 238। जो नेचुरल यूरेनियम 238 है ये भी जो है यहाँ पर जो है फर्टाइल होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है 235 इसमें होता है। 235 जो है वो फिजाइल मटेरियल है जो कि जो है न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करता है। इसमें जो है हैवी वाटर जिसको ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड बोलते हैं D2O, इसका यूज़ किया जाता है बोथ मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में भी जो है। तो मॉडरेटर का भी कार्य करता है और कूलेंट का भी कार्य करता है। और इसका प्राइमरी पर्पज ये था कि ये प्रोड्यूस प्लूटोनियम 239 जो है ये प्रोड्यूस करेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, जो यूरेनियम फ्यूल के बर्न होने के बाद जो है 239 निकलेगा। जो 239 है ये फिजाइल मटेरियल है, मतलब ये भी रेडिएशन के रूप में, रेडियो एक्टिविटी में, न्यूक्लियर एनर्जी में पार्टिसिपेट करेगा एज ए फ्यूल। इसी का यूज जो है सेकेंड स्टेज जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि अभी डेवलप किया गया है, इसमें जो है यूज़ किया जाएगा अलॉन्ग विद द थोरियम। और थोरियम यहाँ पर जो है फिर बाद में कन्वर्ट होगा। देखिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर डिजाइन टू प्रोड्यूस मोर फिजाइल मटेरियल देन दे कंज्यूम। इस स्टेज में जो है प्लूटोनियम 239 जो कि फर्स्ट स्टेज में जो है प्रोड्यूस हुआ है वो, साथ जो है 238 जो है कि प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, ये दोनों मिला करके जो है मॉक्स के रूप में जो है यूज़ किए जाएंगे। अलॉन्ग विद 238 टू प्रोड्यूस एनर्जी 233 एंड प्लूटोनियम 239 जो है ये यूज होगा। फिर यूरेनियम 233 जो है अनदर फिजाइल मटेरियल है दैट कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 ये दोनों जो है फिजाइल मटेरियल है। थर्ड स्टेज में क्या होगा, तो फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोग्राम क्या है, इसमें डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 239 अलॉन्ग विद द 232 थोरियम, तो 232 थोरियम और 239 प्लूटोनियम ये दोनों मिक्स करके जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और साथ साथ जो है ये 233 जो है वो भी प्रोड्यूस किया जाएगा। तो थोरियम इज एविडेंटली अवेलेबल इन इंडिया एंड दिस स्टेज एम्स टू हार्नेस इट्स पोटेंशियल एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। तो ये हमारा जो है इंडिया का जो है न्यूक्लियर एनर्जी से लेके के जो साइकिल है हमारा 3H का, जो सेल्फ डिपेंडेंसी की बात करता है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अगर हम इसको कर लेते हैं। तो इसके साथ ही जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सीरीज़ था अप्रैल मंथ का, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आई होप ये डिस्कशन, ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और कहीं ना कहीं एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से आपको हेल्प भी कर रहा होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।